मॉर्निंग गर्ल्स। ये सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, 2 चैप्टर आपके क्लियर हो गए हैं, गार्डियन आउटलुक और बुक इज टॉपिक। ओके, हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं अब 3rd नंबर चैप्टर आपका मेकिंग राइटिंग सिंपल। हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था जेबी प्रेस्ली, जो इनके ऑथर हैं उनके बारे में पढ़ा था हमने, ऑथर के बारे में। ठीक है, आज वाली क्लास में ऑथर के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है और मैं आज फिर से रिपीट करवा दूंगी। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द एसे। किसका एसे, किसका इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन टू द एसे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज वाली क्लास में। सिर्फ हम हमारी रीडिंग का चैप्टर हमारा, हमें लिखना नहीं है, कुछ भी नोट्स नहीं बनाने हैं आप लोगों को, सिर्फ सुनना है और समझना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जॉन गॉर्डन प्रिस्ली, समझ में आ गया था? फुल नेम क्या था इनका? जॉन गॉर्डन प्रिस्ली। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? कल हमने बताया था, मैंने बताया था आपको, बार्डफोर्ड में 1894 में। ठीक है, 1894 में। फादर जो थे स्कूल मास्टर थे। ठीक है, एजुकेशन इनकी बार्डफोर्ड और ट्रिनिटी हाउस में कैम्ब्रिज में हुई थी। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब इन्होंने अपनी सेवाएं आर्मी में दी थी। वहाँ से छोड़ के फिर वो जर्नलिस्ट बन गए, पत्र लिखने लग गए, पत्रकार बन गए। उसके बाद में वो राइटर बन गए और उनको 2 नॉवेल्स के ऊपर उनको क्या मिला था? सॉरी, 2 नॉवेल्स, जो 2 नॉवेल्स उन्होंने लिखे थे शुरू में, उनसे उनको फेमस प्राप्त हुई थी। फेमस मीन्स उनको ख्याति प्राप्त हुई थी। उसमें हमने पढ़ा था कि द गुड कंपनियंस जो था 1929 में, उसके लिए उनको एक उपाधि दी गई थी जेम्स टेट ब्लैक प्राइज से। जेम्स टेट ब्लैक प्राइज। ओके, दूसरा जो उनका उपन्यास था वो था एंजल प्रीवियड। एंजल प्रीवियड। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हुए फिर हमने आगे उनके राइटिंग जो है, उनके ऐसे हैं, उनकी राइटिंग की जो थीम है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनके बारे में वो लिखते हैं, किस तरीके से वो लिखते हैं वो सब। और मैंने उनके कुछ वर्क्स, कुछ जो स्टोरीज नॉवेल्स हैं वो मैंने आपको लिखाया था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द एसे, मेकिंग राइटिंग सिंपल। ठीक है, लेखन शैली में सरलता का महत्व है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? सिंपल मीन्स सरल, मेकिंग मीन्स बनाना, राइटिंग मीन्स लिखना। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारा मेकिंग राइटिंग सिंपल। सिंपल मीन्स होता है सरल, राइटिंग मीन्स लिखावट, मेकिंग मीन्स बनाना। ठीक है, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि मेकिंग राइटिंग सिंपल, राइटिंग को सिंपल किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, हमें क्या समझ में आया कि राइटिंग जो है आपकी, राइटिंग मीन्स ये राइटिंग नहीं, जो मुद्दा या जो मैटर आप लिख रहे हो वो चीज, वो जो चीज जिसके बारे में लिख रहे हो उसको सरल और सुंदर किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो हम हिंदी में इसका निकालते हैं। तो लिख रहे हैं उसे सरल और सुंदर बनाना। ठीक है, चैप्टर के नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि मेकिंग राइटिंग सिंपल, लिखने के तरीके को सिंपल किस तरीके से बनाया जाए। तो हम हमारे चैप्टर में इसमें हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, इसका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है इसकी, इंपोर्टेंस क्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में जेबी प्रेस्ली जो है उन्होंने इसका महत्व बताया है।
ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट में क्या समझ में आया कि जो ये ऐसे लिखा गया है प्रिट्सली महोदय जी के द्वारा, उन्होंने इस ऐसे में, इस निबंध में ये बताया है कि लिखने का जो आपका तरीका है उसको किस तरीके से सुंदर और सरल बनाया जाए और उसकी इम्पोर्टेंस, लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप किसी को लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आप किसी भी मैटर पे लिख रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज कितनी इफेक्टिव है, आपकी लैंग्वेज कितनी सरल है, आपकी लैंग्वेज सामने वाले को कैसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस लाइफ में या सामने वाले के ऊपर क्या है, उस चीज़ के बारे में, जो हम लिखने का तरीका होता है उस चीज़ के बारे में कैसा होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है इसमें, जेबी प्रिट्सले मेकिंग राइटिंग सिंपल वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए कलेक्शन ऑफ प्रिस्ले ऐसे डिलाइट। क्या नाम था, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिस्ले ऐसे। इनकी प्रिस्ले के ऐसे का जो कलेक्शन था उसका नाम क्या था, डिलाइट। ठीक है, DELIGHT, डिलाइट। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये जो इनका जो है ये पब्लिक द फर्स्ट टाइम कलेक्शन ऑफ द प्रिस्ली ऐसे डिलाइट। प्रिस्ली के जो ऐसे हैं, जो उनका जो कलेक्शन है, समूह है, उसको किस नाम से पुकारा गया है, डिलाइट। डिलाइट, ठीक है, डिलाइट के नाम से उनको पुकारा गया है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, जेबी प्रिट्सली मेकिंग राइटिंग सिंपल वाज पब्लिश्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द कलेक्शन ऑफ द प्रिस्लीज ऐसे डिलाइट। प्रिस्लीज के ऐसे के जो डिलाइट का जो कलेक्शन है, ये वाला जो कलेक्शन है, इसके अंतर्गत सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था। द ऐसे इज ए पील फॉर सिंप्लिसिटी इन राइटिंग। जो ऐसे हैं वो उन लोगों को समझाया गया है जो स्पष्ट और सरल होने और साधारण लोगों के लिए है, जो उसको समझ सके। सिंप्लिसिटी इन राइटिंग, लिखावट की जो सरलता है, किस चीज की, लिखावट की सरलता, सरलता को जो नॉर्मल लोग हैं, जिनकी मतलब इंग्लिश नॉर्मल है, वो लोग उस चीज को अच्छे से, साधारण जो लोग हैं, साधारण लोग समझ सके। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि हमारी जो लिखावट है, हमारी जो राइटिंग का जो तरीका है, वो इतना सिंप्लिसिटी होना चाहिए कि जो नॉर्मल लोग हैं वो उस चीज को समझ सके। ठीक है, प्रिट्सले थिंक्स दैट लिटरेरी राइटिंग मस्ट बी इंटेलिजिबल टू द कॉमन पीपल। ठीक है, प्रिट्सले का सोचना है, प्रिट्सले जो है उनका मानना है, उनकी जो सोच है, वो क्या सोचते हैं कि साहित्य को समझने में समय तथा शक्ति खर्च हो, ऐसा आवश्यक नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रिट्सली कॉमन पीपल, लिटरेरी राइटिंग मस्ट बी इंटेलिजिबल टू द कॉमन पीपल। अब क्या बोला जा रहा है कि प्रिस्टली का जो मानना है, उनकी जो सोच है, वो कहते हैं कि लिटरेरी राइटिंग, जो आपकी जो लिखावट, एक तरह दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं लिटरेरी, ठीक है, LITERARY, लिटरेरी पीपल, ठीक है, दूसरे होते हैं कॉमन,
कॉमन, ठीक है, दो तरह के लोग हो गए, ठीक है। कॉमन पीपल वो होते हैं जो साधारण लोग होते हैं, जिनकी इंग्लिश जनरल होती है, नॉर्मल होती है, जो सिर्फ जैसे कि सुन के बस इतना है कि उनको समझ आ जाती है। लिटरेरी पीपल्स वो होते हैं जो लिटरेरी के अंदर, लिटरेचर के अंदर अपनी डिग्री, जैसे हम लोग हैं, हम जो इंग्लिश के सेकेंड ईयर के जो हम बच्चे हैं, और जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, तो हम लोग क्या है, लिटरेरी पीपल में आ गए, ठीक है। हमारी इंग्लिश उन कॉमन लोगों से थोड़ी बेस्ट होती है, थोड़ा ज़्यादा हम समझ पाते हैं। तो प्रिट्सली का कहना क्या है कि आपकी जो लिखावट होती है, आपका जो लिखने का, राइटिंग का जो तरीका है, वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि कॉमन पीपल भी उसको समझ सके। लिटरेरी पीपल तो उसको समझेंगे, लेकिन वो उन लोगों के लिए भी इजी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो समझ जाएंगे, लेकिन इनको अपना समय, टाइम खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो अपने लिखने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि कॉमन पीपल उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। And art to me, say Priestley, is not synonymous with introversion. I regard this as the great critical fallacy of our time, ठीक है। प्रिट्सली का मानना है, लेकिन जो प्रिट्सली का मानना है वो थोड़ा सा मतलब इस साहित्य के बारे में थोड़ा अलग है। तो क्या कहा जा रहा है, आर्ट एंड आर्ट टू मी से प्रिट्सली इज नॉट सेमन्स विद द इन्वर्सन। आई रिगार्ड दिस द ग्रेट क्रिटिकल फॉलेंसी ऑफ द मच ओवर टाइम। तो कहा जा रहा है कि हम जैसे लोग, जो हम लोग लिटरेरी पीपल हैं, जो हम इंग्लिश में हम कुछ लिख रहे हैं, तो हमें अपना टाइम और दिमाग खर्च करना चाहिए। सपोज कि मैंने इंग्लिश में 2-3 लाइन यहाँ पे लिख दी, ठीक है। मैंने 2-3 लाइन, मेरे को जैसी मेरी इंग्लिश है अच्छी वाली इंग्लिश है, मैंने अपनी अच्छी इंग्लिश में ऐसे 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 पूरी लाइनें लिख दी। अब इधर क्या है, इधर है, एक तो है लिटरेरी पीपल, एक है कॉमन पीपल, ठीक है। इनको तो ये बातें समझ आ गई, लेकिन इनके ऊपर से चलेगी। तो प्रिस्टली का मानना है कि आपका जो लिखने वाले का, लेखक का जो समय है, लेखक का जो समय है वो उस चीज में खर्च होना चाहिए कि आपको सोच के लिखना पड़े कि हाँ मैं क्या लिख रही हूँ, जो इन लोगों को भी समझ में आ जाए। मैं, मेरी जो लेखन की जो शैली है, मेरे लिखने की जो तरीका है, मैं उसको किस तरीके से इजी बनाऊं कि इनको समझ में आए, ठीक है। जैसे हमारे लिटरेचर में हम पढ़ते हैं, हम हमारे कोई भी टॉपिक है, जैसे हम किसी के बारे में, शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी और राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज जो अपनी बुक्स में होती है काफ़ी टफ होती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़े से उसके वर्ड्स हार्ड होते हैं, थोड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो हम उनको कवर कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ हम जो नॉर्मल जनरल इंग्लिश के जो बच्चे हैं, जो जनरल इंग्लिश, नॉर्मल जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उनको हम वो चीज़ पढ़ाएंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो लिखावट है, आपको अपना टाइम खर्च करना चाहिए इसमें, ठीक है। उन लोगों के लिए खर्च करना चाहिए जो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, प्रिस्टली की मान्यता इससे भिन्न है, साथ ही लेखक को सरल भाषा तथा शैली में अपनी बात कहने के लिए श्रम करना चाहिए, टाइम और मेहनत, हार्डवर्क, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए। हमारी लिखावट जब हम लिख रहे हैं तो हमें लिखने में ऐसा करना चाहिए, कॉमन पीपल के लिए करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे आप लिटरेचर के लोगों में बैठे हो, जो लिटरेचर से रिलेटेड है, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, वहाँ पे आपको अपनी ही भाषा का
अपनी ही लैंग्वेज का उपयोग करना है। लेकिन जब आपके सामने दो तरह के बच्चे आते हैं, मान लो मेरे सामने दो तरह के बच्चे आते हैं, एक आते हैं लिटरेचर के, एक आते हैं जनरल इंग्लिश के, तो ठीक है, दोनों मान लो कि दो बच्चे यहाँ से आए हैं और दो बच्चे यहाँ से आए हैं, टोटल 4 बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझे कोई टॉपिक बोलना है, मुझे कोई स्पीच देनी है या मुझे कुछ समझाना है इन चारों बच्चों को, तो मुझे इनके अकॉर्डिंग ये बात समझानी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो अपने आप कवर कर लेंगे। मैं मेरी लैंग्वेज अगर इतनी हाई और स्टैंडर्ड वाली रखूँगी तो इनका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे क्या करना है, मुझे वहाँ पे इनके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को बनाने के लिए अपना टाइम और अपना माइंड दोनों यूज में लेना होगा। ठीक है, तो प्रिट्सली का यही कहना है कि प्रिट्सली की सोच जो है वो थोड़ी अलग टाइप की है। वो कॉमन पीपल को लेके चलना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि आप अपनी लिखावट, अपनी जो राइटिंग शैली है जो आपकी सिंपल होनी चाहिए वो, ताकि कॉमन लोग भी आपको अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब कह रहे हैं बिकॉज आई एम वॉट आई कॉल्ड एन इंटेलेक्चुअल एंड आई एम जस्ट एज मच एन इंटेलेक्चुअल एज दीज यंगर कैप्स, आई डू नॉट फील दैट देयर इज ए ग्लास वॉल बिटवीन मी एंड द पीपुल इन द नियरेस्ट फैक्ट्रीज, शॉप एंड पब्स। ठीक है, तो इनका क्या मानना है कि यह कार्य आसान नहीं है। प्रिट्सली कहते हैं कि मैंने अपनी भाषा शैली को सरल बनाने के लिए अनेक वर्ष तक परिश्रम किया। अब आप सोचो कि प्रिट्सली का कहना है कि ये काम इतना इजी नहीं है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमें तो लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन इवन अगर मैं भी बोलूँ तो मेरे लिए भी ये काम इजी नहीं है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो होती है बहुत सीधी होगी, बहुत सरल होगी। तो मुझे उस चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मुझे वो सरल जो वर्ड्स हैं मेरी डिक्शनरी में से, मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा कि इनको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे सिनोनिम्स होते हैं, वर्ड, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो हम मोस्टली हम देखते हैं कि हम एक अच्छा वाला वर्ड उठाते हैं, जैसे उसका इजी अर्थ जो होता है उस वर्ड को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम हमारी शैली को सिंपल बनाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रिट्सली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैंने इस कार्य को करने के लिए कई वर्ष व्यतीत करे, कई वर्ष खर्च करे, मैनी ईयर्स, इस कार्य को करने के लिए। और इसको करने के लिए उनको क्या कहाँ जाना पड़ा, फैक्ट्रीज में और शॉप्स पे, पब्स में। तो ये कह रहे हैं कि प्रिट्सली कहते हैं कि शैली को सरल बनाने के लिए अनेक वर्ष तक परिश्रम किया। यदि एक लेखक अपनी बात सरल शैली में कहने में सफल होता है तो यह एक बहुत बड़ा गुण है। एक जो लेखक है, एक जो राइटर है, उसका लिखा हुआ अगर मान लो एक हॉल में 50 लोग बैठे हैं, एक हॉल है सपोज मान लो, इसमें 50 लोग बैठे हैं। हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं यहाँ पे कि एक, ठीक है, ये एक हॉल हो गया है, इसमें मान लो 50 people are sitting. There are 50 people are sitting. ओके, यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, जिनमें से 15 लोग जो है वो क्या है, लिटरेचर के हैं। बाकी के जो लोग हैं कितने बच गए, 35 जो पीपुल्स हैं वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश समझते। अब मैं जो हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे हाथ में एक पेज है सपोज, और मैं उसके ऊपर लिख के लाई हूँ समझाने के लिए किनको, इन टोटल 50 पीपुल्स को। ठीक है, तो मेरी जो राइटिंग होगी, मेरा जो लिखने का तरीका होगा वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होगा कि ये तो कवर करेंगे, इनका तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये तो समझेंगे ही समझेंगे।
लेकिन बाकी के 35 पीपुल्स है उनका क्या करूँगी मैं, उनके ऊपर मुझे टारगेट करना होगा, क्योंकि मेरे जो बोलने का और लिखने का जो तरीका है, मेरा बहुमत कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे इधर समझते हैं। मैं जो यहाँ से जो भी वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है, वो इन तक पहुँचने बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, इन तक पहुँचने बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो मैं स्पीच दे रही हूँ, ये तो समझ गए हैं इन्होंने, तो मुझे एग्रीड कर रखा है पहले से ही। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये लोग अगर मुझे समझ पा रहे हैं तो ये मेरे फेवर में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो मुझे टारगेट किसको करना है, इन लोगों को। ठीक है, तो प्रिट्सली का कहना यही है कि ये काम इतना इजी नहीं है। कहा जाए तो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश के जो टीचर हैं, उनके लिए ये काम इतना इजी नहीं है, क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज जो है, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी हाई लेवल की होती है, उनकी स्पीच थोड़ी अलग होती है। तो उन लोगों को टारगेट करने के लिए उनकी जो लेवल है वो डाउन करना पड़ेगा। समझ में आया? एक तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि मान लो असेंबली लगी हुई है, असेंबली के अंदर इंग्लिश के स्टूडेंट्स है 15 से 20 या 25 स्टूडेंट्स है, बाकी के सारे स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट के कॉमन है। अब मैं वहाँ पे खड़ी होकर अगर इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश में स्पीच दे रही हूँ, बिल्कुल आधे घंटे तक मैं मेरी इंग्लिश में स्पीच दिए जा रही हूँ। ठीक है, बोले जा रही हूँ, तो जो 25 जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं या पीपल्स हैं, उन्होंने तो मुझे कवर किया, लेकिन उनके पीछे जो 150 लोग बैठे हैं, ऐसे कॉमन पीपल हैं, उनके तो समझ में ही नहीं आया। अब उनको समझ नहीं आया तो मेरी बात का कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रिट्सली यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि इनको समझाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपका टाइम खर्च करना पड़ेगा। अब देखो कैसी दुविधा आ गई। हम सोचते हैं कि हम इंग्लिश बोल लेंगे तो हम बहुत बड़े स्मार्ट हो जाएंगे, पर हमारा इंडिया देख लो या कोई भी देख लो, हर देश ऐसा नहीं है कि सबको इंग्लिश ही आती हो। तो हमारी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए कि सारे लोग, टोटल जो लोग हैं, मान लो ये और ये टोटल 200 लोग हैं, सारे कवर कर पाए। ठीक है, इसलिए जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मैं दोनों लैंग्वेज को मिक्स करती हूँ, हिंदी को और इंग्लिश को, दोनों को, ताकि वो चीज़ समझ में आ पाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस पे काम करने के लिए, कॉमन लैंग्वेज पे काम करने के लिए आपको कॉमन लोगों के अंदर बैठना पड़ेगा। जब तक आप कॉमन लोगों में नहीं बैठोगे, आपको कॉमन वर्ड समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये उनका एक बहुत बड़ा गुण होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई लोगों को, पूरे 200 लोगों को अगर मैं मेरी बात समझा पा रही हूँ, तो मेरे अंदर ये एक बहुत बड़ा गुण है कि मैं मेरी बात पूरे 200 लोगों को समझा पा रही हूँ। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आई डू नॉट बिलीव माई थॉट्स एंड फीलिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो बोलते हैं कि मैं ऐसा भरोसा नहीं करता कि मेरी जो फीलिंग्स और मेरे जो वर्ड्स हैं वो लोगों से, दूसरों से अलग होने चाहिए। आई प्रेफर देयर फॉर ए वाइड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डिलिबरेटली, आई एम ए सिंप्लिसिटी एंड नॉट कॉम्प्लिसिटी इन माई राइटिंग। बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को प्रिफेयर करता हूँ, मैं इस चीज़ को पहले रखता हूँ कि मेरी जो राइटिंग है वो सिंप्लिसिटी के ऊपर है, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी होती है मिक्स की हुई, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, सिंप्लिसिटी होती है जो सरल पे। ठीक है, मैटर वॉट द सब्जेक्ट इन हैंड माइट बी, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग दैट ए पिंच आई कुड रीड अलाउड इन ए बार पार्लर। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि मेरी जो राइटिंग होती है, वो मेरा जो सब्जेक्ट होता है वो हाथ से लिखा हुआ और बहुत इजी होता है, और इसकी प्रैक्टिस मैंने कहाँ पे करी, जो बार पार्लर्स होते हैं, जहाँ पे लोग बैठे होते हैं बाहर में, मान लो जहाँ पे पब्लिक बैठी होती है सुनने के लिए, तो मैंने वहाँ पे जाके स्पीच दे दे के इसकी प्रैक्टिस करी है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम नॉर्मली हमने ये देखा कि क्या इसका है, मेकिंग राइटिंग सिंपल, लिखने के तरीके को कैसे सिंपल बनाया जाए। तो मैंने आज आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में इसका एक वो
तरीका बताया है कि इसका मैटर क्या है, प्रिट्सली के विचार क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। प्रीवियस क्लास के जो चैप्टर्स, दोनों चैप्टर्स के नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, वरना मैं इस चैप्टर के नोट्स आगे नहीं लिखाऊंगी। मेरे पास सभी बच्चों के नोट्स आ जाने चाहिए। ओके, थैंक यू।